हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान का सेट 3 2023 का 348 CI चल रहा था, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 2 से तीसरा और चौथा और पांचवा छठवां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। अब आप लोगों का 7वां 8वां और 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दें, जिससे आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो, आप लोगों का अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए बिना देरी के हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला 7वां क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए नोट्स पर आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। सॉल्व देखिए। आइए देखिए, पहला है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये भी एक क्रोमोसोमीय विकार सिंड्रोम है। इसमें देखेंगे, इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 1866 में लैंगडोन डाउन ने किया था। इसको मंगोलियन बुद्धता कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि यह रोग 21वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण होता है। यानी 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या जैसे 2n होती है तो +1 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 46 + 1 क्या हो जाता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। लक्षण क्या होता है? चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी, मानसिक रूप से अल्प विकसित होता है। दूसरा सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड सिंड्रोम। इस रोग का अध्ययन J.H. एडवर्ड ने किया था। कारण क्या है? 18वें जोड़ी गुणसूत्र के एकाध सूत्रता के कारण होता है। इसमें क्या होता है? 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? एक गुणसूत्र क्या होता है? अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है? गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। लक्षण क्या दिखते हैं? विकृत सिर, छोटी गर्दन, अंगूठा छोटा, नाक चोंच के समान, नीचे लटके लंबे कान, इसके क्या है? लक्षण है। तीसरा है पटाउ सिंड्रोम। इस रोग का अध्ययन के पटाउ ने किया था। कारण क्या है? 13वें गुणसूत्र के एकाध सूत्रता के कारण होता है। यानी 13वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र और अधिक हो जाता है। यानी 46 + 1 क्या हो जाता है? 47 हो जाता है। इसके लक्षण देखेंगे, इस रोग के से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म ही नहीं ले पाते, या जन्म लेने से ही वो पहले वर्ष में क्या होती? मृत्यु हो जाती है। अथवा देखिए, इसमें अथवा भी क्वेश्चन है। 7वें का अथवा है। अथवा क्या है? पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये भी सिलेबस में है, इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना, चित्र सहित वर्णन करना है। आप लोगों को हम थ्योरी बता दे रहे हैं और इसका जो चित्र है हम लगा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाते हैं। ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार के चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं। इस प्रक्रिया में परागकोश तथा परागकण का परिवर्धन होता है। इस क्रिया में कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा रहता है। इसमें बाह्य स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका मोटी हो जाती है, जिसे अंतःस्तर कहते हैं। अंतःस्तर नीचे वाली 1.5 भित्त कोशिका मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली टेप्टम बनाती है। यह परागकोश एक कोशिकीय भित्त होती है। इसका चित्र हम लगा देंगे और चित्र लेकर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स को बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का चित्र सहित वर्णन करना है। चित्र सहित क्या करना है? वर्णन करना है कि अर्धसंरक्षी डीएनए क्या होता है। तो आइए देखते हैं डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन। देखिए, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार द्विगुणन के समय डीएनए के दोनों गोले कुंडलित होकर अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक एक टेम्पलेट का कार्य करते हैं। प्रत्येक टेम्पलेट या लगे नाइट्रोजनी पूरक क्षारक ये और टी के सामने और ये इसी प्रकार टी के सामने ये इसी प्रकार GC तथा G से C इस प्रकार दोनों पूरक क्षारक बंधित हो जाते हैं, जिनके जुड़ने से डीएनए के नए अणु में एक वलयक मूल डीएनए और एक वलयक नया डीएनए
प्रतिक्रियण, हाँ, प्रतिक्रियण के को इस विधि को अर्धसंरक्षी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, डीएनए का एक कुंडलित रूप है, और जब डीएनए का एक कुंडलित रूप है तो आप जानते हैं डीएनए का एक सिरा 5 होता है, एक सिरा क्या होता है 3 होता है, एक सिरा 3 होता है, एक सिरा क्या होता है 5 होता है। इस प्रकार क्या होता है, इस डीएनए को क्या किया जाता है, पहले जब सीधा किया जाएगा, सीधा करने के बाद क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसको विकृतीकरण किया जाएगा, तो दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब अलग हो जाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन क्षारक डालेंगे, यानी जब अलग हो जाएंगे तो अर्धसंरक्षित डीएनए कहलाएंगे। तो इसका पूरक डीएनए जो होती हैं, क्योंकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ थाइमिन, ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के साथ एडेनिन तथा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन के साथ ग्वानिन जुड़ता है। इस प्रकार इसमें पूरक नाइट्रोजन क्षारक जाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं, एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार एक पुराना डीएनए और एक क्या होता है, नए डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब इसी में देखेंगे एक क्वेश्चन और है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए, ये हो गया 8वां के क्या है, अथवा है। इसमें अथवा में क्या, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। तो अथवा भी सिलेबस में है, तो इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जिससे आप लोगों की तैयारी बढ़िया से हो जाए, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते रहिएगा और तैयार करते रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए यही हमारी क्या है, ऊर्जा है, आपका लाइक सब्सक्राइब हमारी ऊर्जा है। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए, जनसंख्या विस्फोट में इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु में कमी एवं कभी कभी जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में आकस्मिक तथा तीव्र विस्तार जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाले यह वृद्धि उस स्थान की विशेष की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उत्तम स्वास्थ्य एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं इसके वृद्धि के कारण क्या हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण निरक्षरता। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण निरक्षरता भी है, क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। इस कारण से अज्ञानतावश अनवरत संतानोत्पत्ति होती रहती है। दूसरा क्या है, सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में पुत्र पुत्री का विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है, अतः पुत्र प्राप्त की कामना को लेकर लोग अनचाहे ही कई संतानों को जन्म देते हैं। कम आयु में विवाह। ग्रामीण और अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। मृत्यु दर में निरंतर कमी। चिकित्सा प्रणाली के फलस्वरूप अकाल महामारी, कुपोषण से होने वाली अकाल मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पाई है। अब इसका नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण। परिवार नियोजन। सन 1951 में प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण हेतु सरलता एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भनिरोधक के प्रयोग किया जाता है, जैसे कानूनी व्यवस्था। संविधान के 42वें संशोधन में संसद और विधानसभाओं में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और परिवार को सीमित करने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को योग्यतानुसार रोजगार और व्यवसाय में अवसर मिलने चाहिए, जिससे परिवार के आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल आरक्षितों एवं राष्ट्रीय उद्यान का एक विवरण दीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए देखिए। चलिए क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से हिमालय प्रदेश शीत मरुस्थल क्षेत्र प्रमुख है। आइए राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आइए कुछ राष्ट्रीय उद्यान की सूची देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ इंद्रावती नेशनल पार्क और हिमाचल प्रदेश स्पिन वैली नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल
वही 1950 ही है। इसका स्थापना वर्ष 1983 है। क्षेत्रफल इसका 1258 है। इसका स्थापना वर्ष 1981 है। इसका क्षेत्रफल 1825 है। इसका स्थापना वर्ष 1987 है। ये प्रमुख जो प्राणी मिलते हैं तेंदुआ, हिमालय काला छत्तीसगढ़ के लिए, चीता, तेंदुआ, नीला भैंसा, और हिमाचल प्रदेश के लिए हिमालय, स्नोलार्क, सफेद तथा चूकर। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन अथवा है मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि मासिक चक्र जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है और मासिक चक्र जो होता है 28 से 30 दिनों पर आता है। तो आइए मासिक चक्र के बारे में देखते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। मादा प्राइमेटो यानी बंदर है, कप है, मनुष्य हैं आदि में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र कहते हैं, या इसे इंग्लिश में मैचुरेशन साइकिल भी बोलते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म की शुरुआती यौनारंभ पर शुरू होती है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, अर्थात अंडोत्सर्ग होता है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में पुंजरोद्भवन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय की ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथ तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन LH एवं PHS का स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्रावण पुटिक परिवर्धन के साथ साथ पुटिक द्वारा एस्ट्रोजन के स्रावण को उद्दीपित करता है। LH तथा P दोनों ही आवर्त चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रावण दोनों ही आवर्त चक्र का लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सच कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक की फटने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है यानी अंडोत्सर्ग होता है, एवोल्यूशन होता है। इस प्रकार आपका जीव विज्ञान सेट नंबर 3 2023 348 CI समाप्त हो रहा है। आप लोगों का सेट नंबर 4 जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आप लोगों को इस नोट्स से पढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया जाए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू सो मच।